ऐसा सौभाग्य अगर मुझे मिल रहा है कि वीरों की भूमि अगर मुझे याद कर रही है तो इससे बड़ा मेरे लिए गर्व की बात नहीं हो सकती। झुंझुनू जो बलिदानियों की धरती है, यहां घर घर और ढाणी ढाणी के अंदर योद्धा है। हर चौराहे पर इस देश के अंदर खुली सांस लेने के लिए जिसने बलिदान दिया हो उसकी स्मारक है यहाँ पर। यह इस भूमि को मैं नमन करता हूँ, आप सबको मैं नमन करता हूँ। श्री रानी शक्ति दादी की ये धरती है, खेमी शक्ति दादी की ये धरती है, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की ये धरती है। मैं इसे नमन करता हूं जिन्हें परमवीर चक्र मिला हुआ है। आज आप सब यहां समय निकाल कर आए और बहुत देर से यहां इंतजार कर रहे हैं, 11 बजे से यहां बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं कि जो धूप में वहां तप रहे हैं, मैं आपको खास तौर से बोल रहा हूं कि तप आप रहे हैं लेकिन खून हमारा खौल रहा है आपके वहां बैठने से। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारे इस कार्यक्रम में पवन मावंडिया जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष, राजेंद्र जी भामू, विशंबर जी पूनिया, सुनील लांबा जी, इंद्रराज सैनी जी, राजेंद्र शर्मा जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी साथी जो यहाँ मंच पे बैठे हैं और मेरे साथी जो सामने बैठे हैं, आप सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे वीर सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको नमन करता हूँ। बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें, आप सब अपना समय निकाल कर आए। आपके आने से हमें शक्ति मिलती है। ये मंच बिना आप सबके ये मंच कुछ नहीं है। इस मंच की अगर ताकत है तो इसी कारण से है क्योंकि आप सब हमारे सामने बैठे हैं। इसलिए मैं आपको फिर नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बड़ी अफसोस की बात होती है जब मेरा आधे से ज्यादा जीवन एक साधारण नागरिक के तौर पे निकला है। 16 साल की उम्र में मैं सेना में चला गया था। 26 साल भारत की सेना में रहा। वहां पे सरहद पे दुश्मनों के साथ दो दो हाथ करने का भी अवसर मिला और खेल के मैदान के अंदर भी तिरंगे को लहराने का अवसर मिला। एक साधारण नागरिक के तौर पर कई बार कष्ट होता, दुख होता था देखकर, परिस्थितियां देखकर। और हम तो राजनीति में नहीं थे लेकिन लगता था कि कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता जिसके खून में भी हमारी तरह खून दौड़ रहा हो, जिसके देश के जब तिरंगा लहराता हो उसके भी रोंगटे खड़े होते हो। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं आता? क्यों एक परिवार ने यहां पर जो आधा इटली आधा हिंदुस्तान, क्या तमाशा बना रखा है हिंदुस्तान। अभी कल ही 2-4 दिन पहले उन्होंने क्या वक्तव्य दिया, क्या भारतीय सेना के लिए जो शब्द इस्तेमाल करे, इतने घटिया शब्द भारतीय सेना के लिए। जिस व्यक्ति ने एक दिन सेना की यूनिफॉर्म नहीं पहनी हो, वर्दी नहीं पहनी हो, जिस व्यक्ति ने एक दिन भी सरहद पे कड़ाके की ठंड के अंदर दुश्मनों का सामना नहीं करा हो, वो व्यक्ति कहता है कि भारतीय सेना सैनिक वहां पिट रहे हैं। आपने सुना था या नहीं सुना था? आपने सुना था या नहीं सुना था? मेरे को हाथ करके बताइए। ये कह रहे थे वहां पर कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। एक रात तंबूस में कोई बैठेगा साहब, एक रात तंबूस में बैठ जाता ना तो मालूम पड़ जाता क्यों है। आप सोचिए, चाहे उस व्यक्ति का रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जिस मंच से उन्होंने ये बात कही, जिस धरती से ये बात करी, ये बिल्कुल अस्वीकार है क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है, ये धरती योद्धाओं की धरती है। अगर बोलना था तो कहीं बाहर जाकर बोलना था। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के सैनिकों की बदनामी या उनको उल जुलूल नहीं बोला जा सकता। उन सैनिकों की बात कर रहे हैं जो दुश्मन को मुंह की वापस दे रहे हैं। आज चाइना की सेना की पुरानी आदत पड़ी हुई है। आपको अगर याद हो तो 1962 से पहले 37,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की टेरिटरी, भारत की सरजमीन चाइना के हवाले करी थी इन्होंने। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर सोते रहे थे ये उस समय। और उसके बाद से चाइना को ये आदत पड़ी हुई थी, चीनियों को ये आदत पड़ी हुई थी कि हम तो आगे बढ़ते जाएंगे और ये लोग पीछे खिसकते जाएंगे। अगर कभी भी चीनी सेना को कभी रोका हो
तो भारतीय सैनिकों की बहादुरी की वजह से ही रोका गया है, सरकार की वजह से नहीं। आज 2014 के बाद से भारतीय सेना को खुले हाथ दिए गए, खुली छूट दी हुई है, भारतीय सेना को मजबूत कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे मैं कह रहा था, एक ऐसा व्यक्ति इस देश के अंदर आया है जिसका खून आप और मेरी तरह खौलता है, जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। आज ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा है, और इसीलिए आज ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, जो पलटवार करता है। और केवल सरहद पर ही पलटवार नहीं करता, अगर दुश्मन अपने घर भी बैठा हो तो घर पे जाकर उसको ठोक के वहां पर आता है, ऐसा हिंदुस्तान है। ये भारत की सेना की ताकत है। और ये व्यक्ति भारत की सेना के सैनिकों के लिए ऐसे बोलता है। आप सोचिए, इनकी मानसिकता सोचिए। जिसने एक दिन कभी ठंड में नहीं गुजारा हो, एक दिन सैनिक के रूप में नहीं गुजारा हो, वो सैनिक का अपमान करता है। अब मैं इनकी जो नजदीकियां हैं चीनियों के साथ, वो आपको क्या बताऊं। आप सोचो, इनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप कोई कांग्रेसी मिले तो उसको बताना कि राजीव गांधी फाउंडेशन आपका तो नहीं है, मेरा भी नहीं है, मानते हो ना। राजीव गांधी फाउंडेशन किसका है आप जानते हो ना। राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1,35,00,000 रुपए डोनेशन दिए। इन्होंने क्यों लिए? इन्होंने स्वीकार कर लिए 1,35,00,000 का डोनेशन। जाकिर नाइक की फाउंडेशन, जिसको आज हिंदुस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, जाकिर नाइक की फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए। ये तो बिके हुए हैं सारे के सारे। ये क्या हिंदुस्तान के लिए बात करेंगे? आज जो ये भाषा बोलते हैं, या तो ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, या ये चाइना की बात बोलते हैं। ये कभी हिंदुस्तान की भाषा कभी नहीं बोलते। जब इन्होंने पैसे लिए हुए हैं तो फिर नमक भी इन्होंने उन्हीं का खाया हुआ है। इन्होंने हिंदुस्तान का नमक नहीं खाया। इनकी भाषा से साफ दिखाई देता है। इनको सबूत चाहिए होते हैं। जब भारत की सेना हमला करके ध्वस्त कर कर आती है तो बोलते हैं हमें सबूत दिखाओ। ये वो बात याद नहीं रखते कि हमारे सैनिक इतने जाबाज हैं कि अगर सबसे पुराना भी हवाई जहाज दे दो ना, MiG-21, उससे पाकिस्तान का सबसे आधुनिक हवाई जहाज F-16 को भी मार गिराते हैं। ऐसे हमारे पायलट। और ये पुराने हवाई जहाज किस कारण थे? ये इनके कारण थे, कांग्रेस के कारण। अभी कल परसों बोल रहे थे कि चाइना हमले के लिए तैयारी कर रहा है। अगर हमले के लिए तैयारी कर रहा है तो जब भारत में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने क्या करा? आपने सेना के लिए क्या करा? आपने भारत की सुरक्षा के लिए क्या तैयारी करी? 10 साल तक कांग्रेस जब सरकार में थी तो इन्होंने एक भी आधुनिक हथियार नहीं लिया, एक भी लड़ाकू विमान इन्होंने नहीं खरीदा, एक भी तोप इन्होंने नहीं खरीदी, एक भी नया रडार लेकर नहीं आए। यहां तक कि साधारण बुलेट जैकेट तक भी इन्होंने हिंदुस्तान के सैनिकों को नहीं दी। और ये बात करते हैं आज चाइना युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे थे जब आपके पास सत्ता थी? आपने सेना को आधुनिक हथियार नहीं दिए तो क्या हुआ? मोदी सरकार आते ही 2014 से लड़ाकू विमान भी आ गए, तोप भी आ गई, रडार भी आ गए, बुलेट प्रूफ जैकेट भी आ गई। और यही नहीं, हमने बॉर्डर के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको मैं आधे मिनट में बताऊं तो चाइना की तरफ पठार है। तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, और तिब्बत भी, चाइना का बॉर्डर तो पहले हिंदुस्तान के साथ लगता ही नहीं था। ये तो नेहरू जी सो रहे थे और चीनी प्रेम में वो अंधे हो गए थे कि जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो हिंदुस्तान चीनी सेना को चावल भेज रही थी। ये हालत थी। तो तिब्बत पठार और हमारी तरफ हिमालय की पहाड़ियां, वो अपनी सेना आसानी से ला सकती है। हमारी तरफ सड़कें नहीं थी। सड़कें खुलती थी तो सिर्फ गर्मियों में खुलती थी, सर्दियों में बंद हो जाती थी।
सर्दियों में वहां पर जो सेना है उसको राशन पहुंचाना, एम्युनिशन, कारतूस पहुंचाना कौन कर सकता है? ना वहां हवाई पट्टी, ना सड़क, बस सेना को पटक दिया वहां पर, सेना अपने आप संभाल लेगी और ये निश्चिंत होकर सो जाते थे। मोदी सरकार ने आकर वहां पे हाईवे तैयार कर दिए, ऑल वेदर सड़क, हर मौसम की सड़क तैयार कर दी, सुरंगें बना दी, पुलिया तैयार कर दिए। चाइना के पेट में दर्द होने लग गया और उनके साथ साथ इनके भी पेट में दर्द होने लग गया। हथियार भी दे दिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया और मनोबल भी सेना का बढ़ा दिया। आज आप सबकी वजह से सेना का मान सम्मान 7वें आसमान पे रहता है। हर सैनिक को लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रहा हूं, अगर मैं जी रहा हूं तो अपने हिंदुस्तानियों के लिए जी रहा हूं, और अगर मरने के लिए भी मेरे को कहा जाए तो मैं एक पल भी नहीं झिझकूंगा, अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा अपने देश के लिए। ये आप सबके आशीर्वाद, आप सबके स्नेह की वजह से आज प्रधानमंत्री जाकर हर दिवाली पर सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। कोई साधारण बात नहीं है। पूरे के पूरे देश के अंदर संदेश जाता है कि भाई हमारे साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। जब देश के प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं तो लगता है पूरा देश हमारे साथ है। तो हर तरह से सेना कितने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन मांग रही थी, मांगते मांगते थक गई थी। 40 साल हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते ही 2014 के अंदर कहा जितना भी पैसा लगे लगने दो, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई। आज मेरे सैनिकों के पास जब उनका सैलरी स्लिप आता है पेंशन का तो उनका मान सम्मान बढ़ता है। हर तरह से काम हो रहा है, लेकिन ये सबूत मांगते हैं, ये बेइज्जती करते हैं। इनकी मानसिकता ये है, ये समझने की जरूरत है, ये आप सबको जानने की जरूरत है। और आज जब ये बात कर रहे हैं चाइना की, तो हम सब यहां पर झुंझुनू में उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षित कर दिया क्या? जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को तो निभा दो। आपके पास अभी सेना की जिम्मेदारी नहीं है, सेना हम संभाल रहे हैं, देश हम संभाल रहे हैं, मोदी जी संभाल रहे हैं। आपके पास जो जिम्मेदारी है कम से कम वो जिम्मेदारी तो पूरी कर लो। मानते हैं नहीं मानते मेरी बात? जो जिम्मेदारी है वो पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई पुलिस इनके पास है, राजस्थान की पुलिस इनके पास है, और गृह मंत्री भी गहलोत साहब खुद ही है। ये जहां पुलिस चाहिए वहां तो इनके सैनिक पहुंचते नहीं है, लेकिन बलिदान स्मारक पे 200 यहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं टेंट हटाने के लिए। यहां पर अगर बलिदान स्मारक पे, शहीद स्मारक जिसके आप कहते हैं, यहां पर अगर हमारा कार्यक्रम नहीं हो रहा तो ये इनकी जीत नहीं है, इनकी हार है। अगर हम वहां से कहते, अगर आप सब वहां पर बैठते तो बलिदानियों को हम श्रद्धांजलि ही दे रहे होते हमारे एक एक वचन से। ये भाग रहे हैं, कांग्रेस वाले भाग रहे हैं, ये परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। मैं देखता हूं राजस्थान के अंदर ये रंजिश की राजनीति कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की भावना से काम करना। कौन कर रहा है बीजेपी का काम? उसके ऊपर केस ठोक दो, दबा दो, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है। इन्हें पता है ये दोबारा नहीं लौटेंगे और इसलिए इन्होंने खुल के लूट मचाई है। इनकी एक, मैंने लोगों से पूछा कि गांव में जब जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि कौन सी योजना, मैं जानना चाहता हूं, वाकई में जानना चाहता हूं कि एक तो कुछ ऐसी बात होगी जो वाकई में कुछ कर रहे हैं। मैं जनता से पूछता हूं, मुझे एक योजना बताइए जो राजस्थान सरकार की वाकई में आपके घर में जिससे फायदा हो रहा है। नहीं, वो चिड़िया तो नहीं उड़ रही, लेकिन इन सब ने मुझे बताया कि एक योजना काम कर रही है, वो है गहलोत साहब की कुर्सी बचाओ योजना। कुर्सी बचाओ योजना। अभी हाल ही में दैनिक भास्कर के अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था, फ्रंट पेज पे था, एक सड़क का उद्घाटन हुआ। इनके क्या परिवहन मंत्री हैं, पता नहीं कौन है, उनकी सड़क बनी अगस्त 2022 में, और 3 महीने बाद वो सड़क गायब हो गई। तो लोग नाराज हो रहे थे। मैंने कहा नाराज क्यों हो रहे हो भाई? जिस योजना में बनी थी उस योजना में चली गई। 28 लाख रुपए लगे, कुर्सी बचाओ योजना में लगाई, वो चली गई वहां सड़क सीधी। राजस्थान का चाल इस सरकार की बिगड़ी है।
लेकिन नाम राजस्थान का बदनाम हो रहा है। जब चुनाव हो रहे हिमाचल में, चुनाव हो रहे गुजरात में, लेकिन जहां जाओ लोग सवाल पूछते तुम्हारे राजस्थान में क्या हो रहा है। दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 हो रखा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पानी पिलाने के अंदर राजस्थान सबसे लास्ट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। खुलेआम वीडियो बनते हैं, कन्हैया की गर्दन काटी जाती है, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा। करौली का दंगा हो रहा है, वो दंगा अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जब पुलिस से जब ये कुर्सी बचाओ योजना के तहत काम कराएंगे तो पुलिस के पास समय कहां है ये काम करने का, अपना खुद का काम करने का समय कहां है? पुलिस की गलती नहीं है। मैं वर्दी में रहा हूं, वर्दी का मान सम्मान, वर्दी का स्वाभिमान एक अलग होता है। मुझे समझ में आता है कि जब ये अपने बूट पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, ऊपर से टोपी पहनते हैं, तो ये किसी बिरादरी के नहीं रहते, ये किसी जाति के नहीं रहते, ये पूरे राजस्थान के होने चाहिए, पूरे राजस्थान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कप्तान जो होता है, कप्तान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो या फिर राजस्थान। आज देश का कप्तान, कैप्टन मजबूत है, इसीलिए 8 साल के अंदर पूरा बदलाव आपको नजर आ रहा है। मैं तो कई साल विदेशों में घूमा। अभी यहां से मेरे साथी जो बोल रहे थे उसमें एक बात उन्होंने रखी थी कि किस तरह की चेकिंग होती थी, लाइनों में खड़े रहना पड़ता था बांग्लादेश और दूसरे पाकिस्तान और इन सब के साथ। अरे हम बोलते थे हम हिंदुस्तान है भाई, ये देश नहीं, हमारा देश अलग है। लेकिन 8 साल के अंदर आपने देखा क्या परिवर्तन आया। आज लाल कारपेट बिछता है हिंदुस्तानियों के लिए हर जगह। ये जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारा जीवन तो निकल गया, लेकिन इनका जीवन तो शुरू हो रहा है और इनके जीवन के अंदर, पूरे इनके जीवन काल के अंदर हिंदुस्तान के लिए रेड कारपेट, जहां जाएंगे ये बोलेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, इनके लिए लाल कारपेट बिछ जाएगा। वहां पे लगेगा अरे तुम हिंदुस्तान के हो यार, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश के तुम व्यक्ति हो। ये सम्मान मिलेगा उनको हर जगह। इसमें हम सबको आहुति देने की जरूरत है। हम यहां आज किस लिए बैठे, हम सबको आहुति देने की जरूरत है। ऐसे एक प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत अच्छा एक नारा भी है और एक काम करने की शैली भी है। देखिए मैं तो नया हूं राजनीति में, मैं सीखता रहता हूं। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका प्रयास। ये सबका प्रयास बहुत शानदार चीज है, क्योंकि आप और हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते कि हमारा घर चला दो। देते हैं क्या किसी को कि पड़ोसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई महीने के मैं 15,000 देता हूं, पड़ोसी घर चलाता है मेरा? ऐसा तो नहीं है ना। तो हिंदुस्तान को कौन चलाएगा? हमारा घर ही तो है ये। कम से कम 300-400 साल हमसे पहले जो पीढ़ियां थी उन्होंने बलिदान दिया। उस बलिदान की वजह से आज हम अपने धर्म का भी पालन कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति का भी पालन कर रहे हैं, हम खुले आसमान के अंदर जी रहे हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं आज भी, क्योंकि किसी ने बलिदान दिया। तो आज हमें भी इस देश के लिए आहुति देनी है, और वो आहुति है कि हम सब जागरूक होकर सही सरकार को चुने और सही व्यक्ति को अपना कप्तान बनाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा, हमारा तो जीवन निकल गया, जैसे भी था निकल गया, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी निकल जाएगा। लेकिन क्या हम अपना एक जीवन, एक ही है, एक ही है, उस एक जीवन को किसी बड़े काम में लगा सकते हैं क्या? और उसके लिए हर किसी को वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में एक सैनिक होता है। अगर वो सैनिक आप में जाग जाएगा तो हिंदुस्तान सबसे मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। इन 8 साल के अंदर कश्मीर की जो समस्या थी, जो कांग्रेस की खड़ी करी हुई थी, उसको समाधान करने के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ। धारा 370 ही हटा डाली। ये जितने महान नेता होते थे सबके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। जो सदियों से लड़ाई चल रही थी राम मंदिर की,
ये हमारा सौभाग्य है, आपके और मेरे जीते हमारे सामने वो राम मंदिर बनेगा जो सदियों से नहीं बन पा रहा था। ये हमारे सौभाग्य की बात है। जब ऐसी महामारी आई पूरी दुनिया पे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं था कि भाई ऐसा हो तो ऐसा करो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं था, तैयारी कैसे होनी है कुछ नहीं थी। लेकिन ऐसी महामारी के अंदर भी जो अपने आप को विकसित राष्ट्र बोलते हैं, उनको दवाइयां हिंदुस्तान ने भिजवाई। और जो वैक्सीन जो हम देशों से लेते थे, अरसों बाद जो लेते थे, हमने खुद अपनी वैक्सीन बना डाली, और एक नहीं दो वैक्सीन बना डाली। ये हिंदुस्तान की आज ताकत है, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की ताकत है। एक तरफ सैनिक, एक तरफ साइंटिस्ट। और किसानों की बात करता हूं तो मुझे ये नहीं भूल सकता कि कैसे आप सबकी आंखों में धूल झोंकी गई। किसान से शरीफ कोई व्यक्ति नहीं होता, किसान से सरल कोई व्यक्ति नहीं होता। एक सैनिक कड़ी धूप में काम करता है, सर्दी में काम करता है, उसके बराबर की अगर कोई मेहनत करता है तो किसान करता है जो पूरे देश का पेट पालता है। सैनिक भी सीधा सोचता है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोचता, बिल्कुल सीधा सोचता है। और किसान भी बिल्कुल सीधा ही सोचता है। किसान को बोला कर्ज माफ कर देंगे तो किसान ने अपना इंटरेस्ट देना भी बंद कर दिया, बेचारे की कुर्कियां हो गई। कम से कम 1 लाख किसानों की कुर्कियां हो गई, जमीनें नीलाम हो रही हैं। और युवाओं का कम से कम नहीं तो 15 पेपर रद्द हो गए। एक गरीब इंसान पैसे बचाता है, बचाकर उसकी अपनी बेटी की पढ़ाई करवाने के लिए पैसे बचाता है, बेटी को कहीं दूर भेजता है, और फिर पूरे साल की मेहनत करने के बाद जब वो इम्तिहान देने जाती है और पेपर रद्द हो जाता है, और ये भी नहीं पता कि अगली बार पेपर होगा या नहीं होगा। आप सोचिए कि कितना मानसिक दबाव बनता होगा उस व्यक्ति का। पैसा भी चला गया, आगे भविष्य का भी पता नहीं। और एक पेपर नहीं, 15 पेपर लीक हुए हैं राजस्थान के अंदर। और पेपर की रखवाली के लिए किसको कहा था, याद है यहां पे कि कोई बता सकता है पेपर की रखवाली को किसको कहा था? राजीव गांधी फाउंडेशन। वही फाउंडेशन जिसको चाइना ने पैसे दिए, वही फाउंडेशन जिसको जाकिर नाइक ने पैसे दिए, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी। बहुत देर से आप बैठे हैं, बोलने का तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, मेरे दिमाग में आ रही है बहुत सारी चीजें, चाहे पानी हो ना बहुत, आप बहुत देर से पक गए बेचारे पीछे बैठे बैठे। 4 साल की बात, सही कह रहे, 4 साल की बात 15 मिनट में कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं और नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं। देखिए, आज मुझे मौका मिला यहां पर आने का, आप सबसे बात करने का, और जैसे मैंने कहा मैं धन्य हूं आप सबसे बात कर रहा हूं। इस धरती को मैं नमन करता हूं, और ये शहीदों की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है, ऐसी भूमि है, यहाँ योद्धा है, तगड़े योद्धा है हर घर के अंदर। हमें मैं से पहले हम सोचना पड़ेगा। ये मैं से देश नहीं चल सकता। मैं से पहले हम, यानी मेरे परिवार से पहले अगर हमें सोचना है तो पूरे झुंझुनू का सोचना पड़ेगा। अगर झुंझुनू वाले एक साथ सोचे तो पूरे राजस्थान का सोचना पड़ेगा, और राजस्थान वाले एक साथ सोचे तो पूरे हिंदुस्तान का सोचना पड़ेगा। अगर इस बात से सहमत है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए और दोनों हाथों ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कर्नल साहब, आपके यशस्वी उद्बोधन से। आप 5 मिनट रुकेंगे, अपन ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को।